प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में। लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये कथन देखते हैं और इसको साबित करते हैं। कह रहा है कि यदि इसका उपयोग करेंगे हम लोग सिद्ध करने में कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको साबित करने में इस प्रमेय का उपयोग होगा। चलिए इसको देखते हैं। यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, और p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है? एक अभाज्य संख्या है, और इस p को a² विभाजित करता है। ठीक है, तब आपको बताना है कि p a को भी विभाजित करेगा, p a को भी विभाजित करेगा, ये आपको साबित करना है। समझ गए? चलिए हम लोग देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, और p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है जो a² को विभाजित करती है, अब देखिए, जब a² को विभाजित कर दे रहा है p क्या? p एक अभाज्य संख्या है जो a² को विभाजित कर दे रहा है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो एक तो होगा नहीं, एक से बड़ा होता है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो जब वो ऐसी संख्या है, यानी कि a भी कुछ ऐसी संख्या होगी जब उसको विभाजित कर दिया, यानी कि a का भी मान, अतः ये कह सकते हैं कि अतः a एक धनात्मक पूर्णांक है जो एक से बड़ी है, क्योंकि एक से बड़ा है तभी ना उसमें p विभाजित कर दे रहा है ना। चलिए अब मान लेते हैं, माना a बराबर p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 कहां तक? pn तक। कहने मतलब a जो है एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर p1 p2 p3 ये सब अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ जो है p1 p2 p3 ये जो जितने भी दिए गए हैं, कॉमा देके लिख रहे हैं, ये सब क्या है? pn तक, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब ये है कि ये जो a है ना, तो a का अभाज्य गुणनखंड करने पर ये अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई है गुणनफल के रूप में, गुना के रूप में। समझ रहे हैं ना? अच्छा, इसका मतलब आप ये कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे तो हो जाएगा p1² इंटू p2² इंटू p3² डॉट 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 कहां तक? pn के स्क्वायर तक। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है कि चूंकि p a² को विभाजित करता है, चूंकि p a² को विभाजित करता है, इसलिए ये कह सकते हैं ना कि p p1² p2² इंटू में है p3² डॉट डॉट कहां तक? pn² को भी विभाजित करेगा। समझ रहे हैं ना? तो यहां से आप p जो है, ये जो है a² को जब विभाजित कर रहा है तो a² का जो मान है, a² का मान क्या है? तो यही है p1, यही ना है, तो इसको लिख दिए। तो जब a² को विभाजित कर रहा है तो इसको भी विभाजित करेगा। यहां से समझ गए? अच्छा, आप जानते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जो आपको पिछले वीडियो में बताए थे, आधारभूत
भूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय के अनुसार, आधारभूत प्रमेय के अनुसार आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि किसी अभाज्य संख्या को अभाज्य, आप ये जानते हैं ना कि अभाज्य संख्याओं के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में पूर्ण संख्याओं को या पूर्णांक को, है ना, पूर्णांकों को बदला जा सकता है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि पूर्णांकों को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये आप पढ़े हुए हैं। तो इसके अनुसार हम लोग ए स्क्वायर की बात करें, यहाँ जो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर भी यहाँ गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो चुका था। ठीक है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो p है, p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर डॉट 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 कहां तक, pn स्क्वायर को विभाजित करता है। यानी कि ये जो p है, p1 इंटू p2, है ना, ये जो p1 p2 इंटू में दिए गए हैं, इसी में से कोई एक होगा p3 डॉट 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 pn तक। ठीक है, ये कॉमा दे के लिखे हैं कि ये जो p है, p1 p2 p3 pn में से कोई एक है, इसी में से वो कोई एक है। ये जो p जो है, इनमें से कोई एक है। जब इनमें से वह कोई एक है, यानी आप कह सकते हैं कि p जो होगा p1 इंटू p2, अब की बार इंटू है, ठीक है, इंटू p3 डॉट 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 pn का एक गुणनखंड है तभी ना उसी में से एक हो जा रहा है, का एक गुणनखंड है। और जब यह गुणनखंड है, तो ये जो आप कह रहे थे कि जब ये गुणनखंड है, तो यहाँ कह सकते हैं कि p a का भी एक गुणनखंड है, a का एक गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि ये जो a का मान जो है, a का मान आप ऊपर इंटू में लिखे थे ना, p1 p2 p3 माने थे pn तक, तो इसको हटा के a लिख दिए। और जब a लिख दिए तो यहां से आप कह सकते हैं, इसलिए p a को विभाजित करता है, ये आपका साबित हो गया। तो इसमें आप इस रूल का उपयोग कब करेंगे? तो हम लोग जब इसमें साबित करेंगे ना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, वहां पे इसका उपयोग होगा। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकला? कहने का निष्कर्ष यही मतलब निकला कि अगर p एक अभाज्य संख्या है और a कोई धनात्मक पूर्णांक है जो a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि p जो है अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। यही इसका कंसेप्ट है मेन। चलिए एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें किस तरह लिखेंगे। सबसे लिखेंगे कि माना, उल्टा मानेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेंगे। इसको क्या कहेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और p और q दो धनात्मक पूर्णांक है जहां q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 हम लोग लिए हैं, तो ये हम लोग इसलिए लिए हैं ताकि हम लोग p बाई q के रूप में एक संख्या ले रहे हैं, है ना, p बाई q एक परिमेय संख्या ले रहे हैं। ये p बाई q क्या है? एक परिमेय संख्या है, और ये भी एक परिमेय संख्या है, जो इसके बराबर मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, और वह परिमेय संख्या क्या है? p बटा q है, और जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। और इसमें साथ ही साथ ये लिख रहे हैं कि यहाँ पे एक और चीज लिख रहा है कि p तथा q, है ना, p तथा q सह अभाज्य
अभाज्य है। कहने का मतलब कि दोनों में कोई अब कॉमन चीज नहीं रहा, दोनों में उभयनिष्ठ। अगर दोनों का एचसीएफ देखें तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इनका 1 होगा। आपको बताए थे कि दो ऐसी संख्या है जिनका एचसीएफ 1 हो वही क्या कहलाती है, सह अभाज्य कहलाती है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से कट नहीं सकता, ये इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब देखिए इसके बाद क्या करना होगा, आप लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो जब इसका वर्ग करिएगा तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा p बटा q का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। ये ले जाइए, इसे गुना कर दिया, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर आ जाएगा। तो 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर ये दो द्वारा पी स्क्वायर को विभाजित किया जाए तो आएगा आपका क्यू स्क्वायर। ये दो अगर पी स्क्वायर में भाग लग जा रहा है तो यहाँ क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर आ रहा है, ये ना हो रहा है। यानी यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि दो जो है, यहाँ जो दो है, दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, समझ रहे ना, पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यही इसका निष्कर्ष निकल रहा है। तो जब ये इसको विभाजित करता है तो यहां से ये भी आप लिख सकते हैं कि दो P को भी विभाजित करेगा। अभी जो प्रमेय पढ़े हैं उसके अनुसार P को भी विभाजित करेगा, समझ रहा ना। चलिए, तो यहाँ पे ये लिख दिया कि दो जो होगा P को भी विभाजित करेगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि माना यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है। P बराबर 2R, जहां R एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे जब 2R रखिएगा P की जगह तो हो जाएगा 2Q स्क्वायर बराबर P की जगह क्या आएगा, 2R का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर। ये 2 जाकर उसमें भाग लेगा, यानी Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2R स्क्वायर, हो जाएगा ना। तो जब ये 2R स्क्वायर हो गया, अगर 2 इधर लाए तो ये Q स्क्वायर में 2 से भाग लगने पे क्या आ रहा है, R स्क्वायर प्राप्त हो रहा है ना। यहाँ अब लिख सकते हैं कि 2Q स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है। जब इसको विभाजित करता है Q स्क्वायर को, तो 2Q को भी विभाजित करेगा। अभी जो प्रमेय पढ़े थे उसके अनुसार विभाजित करेगा। तो जब इसको विभाजित करेगा तो यहां से आपको एक चीज आपको दिख रहा है कि जैसे P जो है, P को 2 भी विभाजित कर रहा है और P को, है ना, Q को भी 2 विभाजित कर रहा है, दोनों को, P को भी 2 विभाजित कर रहा है और Q को भी 2 विभाजित कर रहा है। यानी कि दोनों में ये निष्कर्ष निकलता है कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन हम लोग तो ऊपर माने थे कि ऊपर माने थे ना कि सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब उनका एचसीएफ 1 है, लेकिन यहाँ एचसीएफ तो 2 आ जा रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। अतः यह हमारी मान्यता कि P तथा Q सह अभाज्य है का विरोध करता है। विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लोग देखे थे सह अभाज्य क्या होता है कि उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। जब 2 कॉमन दिख रहा है तो ये हमारी ये कथन जो था वो असत्य हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इस तरह हमारी
मान्यता, मान्यता गलत हुई कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमारी ये मान्यता गलत हुई कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? इसमें सबसे पहले हम लोग दिखाया P और Q लिए ऐसे कि दोनों असहभाज्य है, और उसके बाद हम लोग क्या लिख लिए थे कि √2 बराबर P बटा Q, क्योंकि ये परिमेय संख्या माने है, ये भी एक परिमेय संख्या का ही रूप है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, और P और Q क्या है, सहअभाज्य, इनका एलसीएम क्या है 1 है। स्क्वायर की यहाँ से दिखा दिए कि 2 P को भी विभाजित कर रहा है और 2 Q को भी विभाजित कर रहा है, तो P और Q दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन हम लोग पहले माने हुए थे कि ये असहभाज्य है ना, सहअभाज्य है, जिसका क्या हो रहा है, ये इसका विरोध कर रहा है कि नहीं, ये विरोध कर रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से लिख देंगे कि √2 एक परिमेय संख्या जो है, ये हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत होगी, अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर